नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। 12 साल के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, गरीबों और वंचितों के कल्याण पर दिया जोर। लोगों को सम्मान और अवसर देना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का धमाल। आज आयुष्मान योजना के लिए केंद्र और बंगाल सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। लाभार्थियों को मिलेगा हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर। आज इंडी ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में लगे कांग्रेस विरोधी पोस्टर। सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी को बताया कमजोर नेता। कांग्रेस के गठबंधन धर्म पर भी उठाए सवाल। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती। 3 की मौत और 4 लोग घायल। इंडोनेशिया और मलेशिया के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी। और इजराइल के जवाबी हमले के बाद ईरान ने फिर से दागी मिसाइलें। ट्रंप ने कहा ईरान फिर बातचीत की मेज पर लौटे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही हैं। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने अनेक परिवर्तन देखे हैं और इन परिवर्तनों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं और हमारा प्रयास हमेशा यह सुनिश्चित करना रहा है कि विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से उपेक्षित रहे हैं। जनधन खातों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लेकर स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और अन्य कई पहलों तक हर पहल का एक ही सरल उद्देश्य रहा है, लोगों को सम्मान और अवसर प्रदान करना। प्रधानमंत्री हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज भी उन्होंने इस पर अपनी बात रखी और कहा कि 12 साल में उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों के कारण प्रौद्योगिकी ने गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता सीधे और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, कार्यकुशलता बढ़ी है और शासन में विश्वास मजबूत हुआ है। इसी तरह गरीब कल्याण को आगे बढ़ाने का यह सफर मानव सशक्तिकरण और विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गया है। और इस समय पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता जहांगीर खान गिरफ्तार हो चुके हैं। नेपाल बॉर्डर से एसटीएफ ने जहांगीर खान को पकड़ा है और जहांगीर खान को टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का बहुत करीबी माना जाता है। जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार थे और बड़ी हार उनकी हुई थी, लेकिन यहां चुनाव के दौरान गड़बड़ियों के बाद फिर से मतदान हुआ था और दोबारा वोटिंग हुई जब जहांगीर खान ने तब मैदान छोड़ दिया था। चुनाव के दौरान जहांगीर खान और यूपी के चर्चित ऑफिसर भी बहुत चर्चा में रहे थे। जहांगीर खान आपको बता दें कि टीएमसी के नेता हैं और फाल्टा विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे और बड़ी हार जहांगीर खान की हुई थी। फाल्टा विधानसभा सीट पर जब पुनर्मतदान होना था उस दौरान जहांगीर खान मैदान छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये देरी हुई थी उस दौरान जहांगीर खान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। और इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया है, क्या आरोप है जहांगीर खान पर जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है?
भावना देखिए, जहांगीर खान के खिलाफ बहुत सारे आरोप है, कोई एक आरोप नहीं है। 2021 साल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, उसके बाद से लेकर उसके आगे भी उनके खिलाफ भी जो इलीगल आर्म्स मौजूद करने का आरोप था। लोगों को डराना, धमकाना, तोलाबाजी, रंगदारी, वसूली और हत्या की चेष्टा, ऐसी बहुत सारे आरोप उनके खिलाफ थे। कोई एक आरोप नहीं है। डायमंड हार्बर और उस इलाके में बहुत सारे थाने में जहांगीर खान के खिलाफ बहुत सारे आरोप था, लेकिन जब तक ममता बनर्जी की शासन चल रही थी तब तक जहांगीर खान को कोई छू भी नहीं सकता था। यही कारण है कि सत्ता बदलने के पहले जहांगीर खान का एक तेवर था, और जैसे ही सत्ता बदला उसके बाद जब फौलता में जब री इलेक्शन हुआ तब जहांगीर खान का तेवर बदल गया, और इतना तेवर बदला कि वो री इलेक्शन तक रुके ही नहीं, उसके पहले ही अपना कैंडिडेटचर उन्होंने विथड्रॉ कर लिया और चुनाव के दिन भी वो कहीं नहीं दिखे। और उसके बाद से जहांगीर खान इलाके में नहीं थे। स्पेशल टास्क फोर्स जहांगीर खान की तलाशी जारी रखा था, और नेपाल सीमांत से सटा हुआ एक जगह से जहांगीर खान को अरेस्ट किया गया है, ऐसा खबर आया है, और उसका पुष्टि भी हो चुका है कि जहांगीर खान अरेस्ट हो चुका है। लेकिन इतने दिन जहांगीर खान कहाँ थे, कौन कौन नेता उनको सेंटर दिया थे? कहा जा रहा है कि तृणमूल के बहुत सारे नेता के पास उनको सेंटर मिला था। तो किसके किसके पास उनको सेंटर मिला था, और नेपाल सीमांत के करीब वो क्या कर रहे थे? क्या वो नेपाल जाना चाहते थे? तो ये सारी बातें अभी आगे चलकर स्पष्ट होगा। लेकिन जहांगीर खान की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, इसलिए है कि वो फलता में जहांगीर खान के जो खिलाफ जो आरोप है, उन आरोप के जो बेसिस से ये भी जानना चाहेंगे कि जहांगीर खान कहां से इतना साहस जुटा पाते थे कि वो ये सारे काम करते थे जो उनके पास आरोप है। तो आगे चल के जहांगीर खान से और कौन कौन व्यक्ति जुड़े हैं ये भी देखना होगा। तो कई तार जहांगीर खान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं इस समय सौरभ? कई तार तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला है, जहांगीर खान का जो मामला है, उस जहांगीर खान के मामले में आप डायमंड हार्बर का मॉडल क्या था वो भी पता चलेगा कि डायमंड हार्बर मॉडल था क्या। डायमंड हार्बर मॉडल में कौन कौन लोग थे, ये डायमंड्स कौन थे, इस मॉडल के डायमंड्स कौन कौन थे? एक तो जहांगीर खान थे, कोहिनूर थे उस मॉडल का, और बाकी सारे डायमंड्स कौन थे, ये सब पता लगाने की कोशिश करेगी स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस। और साथ ही साथ भाजपा से भी काफी सारे कार्यकर्ता पे ये आरोप है कि जहांगीर खान के जरिए सिर्फ आप ये जो आरोप देख रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, उसके साथ साथ और भी बड़ी बातों की खुलासा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जहांगीर खान एक दर्जी थे पहले जीवन में, वहां से बन गए विधायक, पंचायत के नेता, फिर बन गए विधायक, और फिर अपने आप को समझने लगे पुष्पा। तो ये जो उनका जो एकदम ऐसे स्काई रॉकेट जैसा उनका जो उड़ान है, ये उड़ान किसके बलबूते पर था, इस पर नजर होगी और इस पर जांच भी होगी। सौरभ, जहांगीर खान जो है उनको टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा खास माना जाता है, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं उनका बड़े करीबी माना जाता है। क्या इससे ये भी साफ हो रहा है कि जहांगीर खान को पुलिस तो बहुत समय से ढूंढ रही थी और उन पर बड़े आरोप भी थे, ऐसे में कहीं ना कहीं टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व का उनको संरक्षण मिल रहा था? मैंने वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहांगीर खान को बनाया किसने, जहांगीर खान को जहांगीर खान किसने बताया, ये तो एकदम खुली राज है, किसी से नहीं छिपा है। तो अभिषेक बनर्जी का हाथ था उनके सर पर, और अभिषेक बनर्जी तो खुद वो जो बयानबाजी था कि जहांगीर ने कहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चुल्ली बनाना है, तो 4 मई के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिक चुल्ली तो लगेगा, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मरेंगे। ये जो सारी बयानबाजी ये थे, जिसको लेकर तृणमूल के अंदर जो बागी विधायक है उन्होंने भी इस बयान पर सवाल उठाया था। तो जहांगीर खान ऐसा एक शख्स है जिसको लेकर तृणमूल के अंदर भी सवाल है, तृणमूल के चलिए बड़े खुलासे यहाँ से होते हुए नजर आएंगे सौरभ, जब जहांगीर खान से आप पूछताछ शुरू होगी, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी इस समय हो चुकी है। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सियासी समीकरण की बात कर रहे हैं तो आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है। 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है, यानी अब से महज 1 घंटे से भी कम का समय रह गया। लेकिन उससे पहले आज दिल्ली की सड़कों पर कुछ होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। किसने लगाए ये पोस्टर, ये आधिकारिक रूप से मालूम तो नहीं चला है, लेकिन एक में डीएमके नेता स्टालिन की तस्वीर वाला पोस्टर है, तो दूसरे में शरद पवार की पार्टी के नाम से लिखा है कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है।
स्टालिन वाले पोस्टर में लिखा है कि 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। लेफ्ट की ओर से भी एक पोस्टर देखने को मिल रहा है। सीपीआईएम के पिनराई विजयन के नाम से लिखा है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं कि जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। वहीं आपके नेता केजरीवाल की ओर से भी एक पोस्टर लिखा गया है कि लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा? राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को अकेले अंजाम दे रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अपनी भड़ास बैठक से पहले निकाली है और लिखा है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है और हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो इंडी गठबंधन की बैठक से पहले ये तमाम पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जहां इंडी ब्लॉक के गठबंधन की बैठक से पहले ये पोस्टर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, जहां उन्हीं के गठबंधन के दल उन्हीं के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं चल रहा कि आधिकारिक सूत्र इन पोस्टर्स का क्या है, लेकिन पोस्टर से निकलता हुआ संदेश सियासी समीकरण को बदलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए आज एक बार फिर विपक्ष का कुनबा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है, लेकिन ना एजेंडा तैयार है ना नेता। पुराना इतिहास देखें तो बात आज भी कुछ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बैठक से पहले ही लेफ्ट और डीएमके ने अपनी नाराजगी जता दी है। डीएमके तो बैठक में शामिल भी नहीं हो रहा। बहरहाल आपसे कुछ देर बाद यानी कि 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि बैठक में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, यानी कि कौन अपना है और कौन पराया। हालांकि कहा यह जा रहा है, कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि पार्टी ने इन दलों के नाम नहीं बताए हैं, यानी पार्टी ने कौन दल शामिल हो रहे हैं इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि राहुल, अखिलेश, ममता इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन आप और डीएमके बाहर रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज इंडी ब्लॉक के लिए पहले तो एकजुटता की परीक्षा है, उसके बाद केंद्र की सरकार के खिलाफ ये लोग कुछ रणनीति बना पाएंगे या नहीं, ये एजेंडा मीटिंग के बाद, मंथन के बाद साफ हो जाएगा। अब इंडी ब्लॉक की जो बैठक हो रही है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पर नजर टिकी हुई है तो ममता बनर्जी पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार हुई, उसके बाद ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में है और वो भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ दिल्ली पहुंची है इंडी ब्लॉक की गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने। इस बैठक में वैसे तो आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं है, लेकिन उनकी ममता बनर्जी से कल हुई मुलाकात खूब सुर्खियों में रही। दोनों के बीच क्या कुछ जानकारी साझा हुई, अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस पर कोई बात नहीं हो रही है। गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस की ओर से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक के बाद हम एजेंडा बताएंगे, यानी बैठक से पहले भी एजेंडा अभी तक तैयार नहीं है या साफ नहीं किया जा रहा। हम देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ भी इसमें रणनीति बनती हुई नजर आएगी। तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इंडी ब्लॉक की ये जो बैठक होने वाली है अब से कुछ देर बाद, उसमें 23 दल शामिल होंगे। हालांकि देखना होगा 12 बजे के बाद जब हलचल तेज हो जाएगी और देखना होगा कि कौन साथ आ रहा है या कौन दूरी बनाए बैठा है। इस बीच सीपीआई के महासचिव डी राजा का बयान इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये ही साफ नहीं है कि बैठक का एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और कौन कौन से नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। After a long time, the India bloc meeting is taking place, and what is going to be the agenda? What are the issues going to be raised? Who are the leaders going to be present in the meeting? Nothing is very clear. Only when meeting begins, we will come to know which are the parties, who are the leaders attending the meeting, and what are the issues which are going to be discussed. आइए अब आपको बताते हैं कि इंडी ब्लॉक के प्रमुख दल कौन कौन से हैं। इसमें शामिल हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद, जेएमएम, आरजेडी, पीडीपी,
नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट, और आपको बता दें कि इसमें लेफ्ट जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रही है और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाई हुई है। तो इंडी ब्लॉक के ये प्रमुख दल जो कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद बैठक में शामिल होंगे। देखना होगा कि कौन इस बैठक में आता है, कौन कौन से बड़े नेता इसमें नजर आते हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि आज इंडी गठबंधन की जो बैठक हो रही है, लोकसभा नतीजे आए थे 2024 के बाद, तब एक बैठक हुई थी। अब 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, उसके बाद ये मंथन होने जा रहा है। तो एक यहाँ से रणनीति बनती हुई नजर जरूर आएगी, लेकिन एजेंडा क्या है ये सब जब बैठक होगी उसके बाद ज़्यादा जानकारी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन बैठक में जहां सबकी निगाहें इस समय ममता बनर्जी पे टिकी हुई हैं, क्योंकि जब वो सीएम थी यानी मुख्यमंत्री पद पर थी और अब जब वो किसी पद पर नहीं है, तो आज बैठक में उनके हालात कैसे होने वाले, क्या वही मजबूत पकड़ के साथ ममता इंडी ब्लॉक की गठबंधन की बैठक में शामिल होंगी या उनकी ताकत कुछ कमजोर नजर आएगी इस बार। पहले ममता के विपक्ष का चेहरा बनने की चर्चा थी, यानी कहा जा रहा था कि ममता का वर्चस्व, ममता की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है कि उनको एक चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक करारी हार का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं ममता की कमजोरी साफ तौर पर नजर आ रही है। और इंडी ब्लॉक की ये जो बैठक है वो भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ममता की वजह से ही रखी गई है। अब अपनी ताकत बचाने की चुनौती ममता बनर्जी पर है ही। पहले क्या था कि ममता अपनी शर्तें मनवा लेती थी और शर्तों पर अडिग रहती थी, लेकिन अब कमजोर स्थिति है, तो अब क्या होगा, क्या उसी स्थिति में ममता नजर आएंगी? पहले ममता राष्ट्रीय भूमिका की तैयारी में थी और अब उनके सामने संगठन संभालने की कवायद है। पहले विपक्ष की धुरी माना जाता था ममता को, लेकिन अब उनकी टीएमसी की एकजुटता पर ही सवाल उठ रहे हैं। पहले विपक्ष को जोड़ने की जिम्मेदारी ममता पर होती थी और अब अपनी पार्टी को जोड़कर रखने की चुनौती उनके सामने खड़ी नजर आ रही है। तो ममता के लिए काफी चुनौतियां हैं इस समय, और इंडी ब्लॉक की जब बैठक होगी तो ममता अपने क्या विचार प्रस्तुत करेंगे, सब बैठक के बाद होगा। लेकिन इस समय हमारे संवाददाता कुमार आलोक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है इस बैठक को। हालांकि माना तो जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता है, लेकिन एकजुटता से पहले ही कहीं ना कहीं अलग थलग इस समय इंडी ब्लॉक नजर आ रहा है, क्योंकि कोई नाराज है तो जो अपना भी है उसमें भी कोई अपनापन उतना नजर आ नहीं रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 3 जो दल हैं, खासकर ममता बनर्जी की टीएमसी, इसके अलावा आरजेडी जो बिहार में विपक्ष की एक बड़ा रोल उनका रहा है, और इसके साथ अरविंद केजरीवाल जिनका दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार थी, दिल्ली में उनकी करारी हार हुई, उसके बाद तेजस्वी की करारी हार हुई बिहार में, और जो तीसरी जो सबसे बड़ी भूमिका थी ममता बनर्जी की इंडी गठबंधन को बनाने में, उनकी करारी हार के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को कहें बैकफुट पर अगर इंडी गठबंधन में कोई है तो वो दल है टीएमसी की ममता बनर्जी। आपने देखा कि किस तरीके से उनकी करारी हार हुई, उसके बाद उनके 60 से अधिक विधायक उनसे अलग हो गए, विधानसभा में अलग गुट की मान्यता भी विधानसभा अध्यक्ष ने दे दी है। अब उनके पास जो सांसद जो बचे हैं 26 से लेकर 26 सांसद जो हैं वो ऋतुव्रत बनर्जी जो विपक्षी नेता बने ममता बनर्जी से विद्रोह करके, उनका दावा है कि हमारे साथ कम से कम 15 से लेकर 18 सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो ममता बनर्जी बिल्कुल बैकफुट पर हैं, और उन्होंने सबसे पहला, जैसे ही उनकी हार हुई पश्चिम बंगाल में, वैसे ही उन्होंने घोषणा की कि इंडिया गठबंधन की बैठक तुरंत होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन हम लोग सब मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव के पहले जब समझौते की बात हुई, कांग्रेस और राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया कि कांग्रेस और तृणमूल साथ मिलकर लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही हार हुई उसके बाद उन्हें विपक्षी एकता की याद सताने लगी, और जैसे उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बात की, मोहम्मद शरीफ जो सीपीएम के वहां अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ मना किया कि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वही कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी साफ इनकार किया। लेकिन आज जो एक कड़वाहट है, खासकर डीएमके ने साफ मना कर दिया आने के लिए इस बैठक में आने से। उसी तरीके से सीपीएम ने कड़ा पत्र लिखा है, उसके एमए बेबी जो महासचिव हैं उन्होंने कड़ा पत्र लिखा है खड़गे को कि किस तरीके से मलाइन किया गया पिनरई विजयन को चुनाव प्रचार के दौरान। राहुल गांधी ने साथ साथ जो टीवी स्क्रीन पर इस समय हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई सारे पोस्टर भी लगे हैं। उस पोस्टर में जो विपक्ष की अभी हालिया हालत है उसको लेकर कई बातें कही गई है। क्या कुछ पता चला है कि कहां से ये पोस्टर आए, और ये जो संदेश जहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है इंडी ब्लॉक की बैठक से पहले, ये एक बड़ा संदेश यहां से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत हलचल है।
हालांकि पोस्टर किसने लगाया इसके बारे में न तो जो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन है उसके नेता स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हम हमारी ओर से किसी भी दल की ओर से ये 17 या 23 दल जो हैं इंडी गठबंधन में उन्होंने साफ इनकार दिया कि हमने पोस्टर नहीं लगाया। अब पोस्टर किसने लगाया अब ये तो जांच का विषय होगा, सीसीटीवी से खंगाला जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, कांग्रेस का जो विपक्षी एकता को बांधने की उनकी बात रही है, बार बार वो फिसले हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ हो, चाहे डीएमके के साथ हो। डीएमके के साथ आपने देखा कि परिणाम अभी आने शुरू हुए थे और डीएमके से पाला बदल के कांग्रेस ने विजय कुमार जो एक्टर है, विजय कुमार जो मुख्यमंत्री है वहां के, उन्हें सपोर्ट कर दिया। उसी तरीके से बहुत आम आदमी पार्टी के साथ आपने देखा कि लोकसभा में उन्होंने गठबंधन किया दिल्ली में, फिर विधानसभा में दोनों अलग अलग लड़े। तो उसी तरीके से पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने अभी से दूरी बना ली है कि कांग्रेस के साथ दिखना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते हैं। तो ये तमाम विसंगतियां हैं और इस विसंगतियों के बीच आज की जो बैठक होने वाली है, लगभग 1.5 घंटे की बैठक चलेगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई है और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या लग रहा है इस इंडी गठबंधन की बैठक में? हालांकि एजेंडा तो औपचारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए, डी राजा ने साफ कहा है कि एजेंडा अभी तय नहीं। जब एजेंडा ही तय नहीं है तो बैठक में क्या होगा, क्या विचार विमर्श होगा? सबसे पहले तो अपने गिले शिकवे सब उतारेंगे। ममता बनर्जी अपना गुस्सा उतारेगी, कांग्रेस अपना गुस्सा उतारेगा, कहीं कहीं आरजेडी भी खपा है जो बिहार में जिस तरीके से गठबंधन हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद नाराज है कि एक सीट पे वहां जो चुनाव हो रहा है वहां से प्रणब झा को कांग्रेस ने एक तरफा उम्मीदवार बना लिया बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा से सलाह मशविरा लिए बगैर। इसके अलावा शरद पवार का क्या रुख रहता है? उसके अलावा आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है, लेकिन वो यहाँ पर जब बैठक में आएगी तो उनका क्या रुख रहेगा? तो ये तमाम विसंगतियां, इन विसंगतियों को जानने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का इंतजार करना पड़ेगा। गिले शिकवे तो चलिए एक तरफ है कुमार आलोक, क्या इस पर भी मंथन हो सकता है कि अगले साल चुनाव आने उसको लेकर भी विपक्ष कोई रणनीति यहाँ से बनाता हुआ नजर आएगा? जी, जैसा कि इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी दल, भारत में कोई भी विपक्षी दल उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, तो ये एक उनका डर है। और इस डर ने सबको इकट्ठा एक बार फिर किया है कि आने वाले जो अभी चुनाव में जो देरी है, आम चुनाव जो होगा लोकसभा का, उसमें देरी 2029 में चुनाव होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये पता चल गया है कि अगर हम एक साथ नहीं लड़े तो हमारी और दुर्गति होने वाली है। तो इस एजेंडे पे ही बात होगी। और खासकर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें जो आने वाले राज्यों में होंगे, हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो राजस्थान हो, तो इन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ है। कोई रीजनल पार्टीज जो ज्यादातर स्टेट्स में चुनाव होंगे उसमें नहीं है, तो कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये जो बैठक हो रही है वो लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। 2029 को अभी से लक्ष्य बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है। चलिए देखते हैं मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन कौन इस इंडी ब्लॉक की गठबंधन की बैठक में शामिल होते हैं। ये सब देखना अभी कुछ समय में पता चलना शुरू हो जाएगा जब अपडेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। कुमार आलोक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुक रहे हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में पीएमजीएवाई से जुड़ा हुआ आज एक एमओयू पर हस्ताक्षर होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है पश्चिम बंगाल से जुड़े स्वास्थ्य सेक्टर में, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल में बीजेपी यही कहकर जनता के बीच गई थी कि बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ डबल इंजन सरकार का फायदा देखने को मिलेगा, और यही कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद और शुभेंदु सरकार के कामकाज संभालने के बाद बंगाल में रोज नए नए बदलाव हो रहे हैं।
अब आज देखने को मिलेगा डबल इंजन सरकार का एक और धमाल और तोहफा। जी हां, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। MOU हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है और इसके क्या हैं फायदे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। साथ ही साथ इसमें जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। अब किस किस को ये स्वास्थ्य कवर मिलता है ये आपको बताएंगे कि अस्पताल में भर्ती, दवाएं, जांच सहित सभी खर्च इसमें इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज आपको मिलेगा और साथ ही इसमें PMJAY में परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती है, यानी परिवार में कितने भी सदस्य हो सभी PMJAY का लाभ उठा सकते हैं। उम्र हो या फिर जेंडर यानी कि आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। PMJAY में पहले से मौजूद बीमारियां भी पहले दिन से ही कवर हो जाती हैं जन आरोग्य योजना में। साथ ही आपको बता दें कि ये योजना भारत के कई राज्यों में इस समय लागू है और पश्चिम बंगाल आज 36वां राज्य बन रहा है जहां PMJAY लागू हो जाएगा और MOU पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की जनता को भी इसका लाभ मिल सकेगा जो पहले कहीं ना कहीं इस योजना से वंचित थे। तो बंगाल में आज डबल इंजन सरकार का धमाल देखने को मिलेगा। आज आयुष्मान भारत से जुड़ेगा बंगाल जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, यानी कि आज केंद्र सरकार या भारत कहे तो भारत पश्चिम बंगाल को कहेगा आयुष्मान भव। इससे बंगाल का हेल्थ इकोसिस्टम मजबूत होगा और इस तरह से 36वां ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां आयुष्मान भारत से ये राज्य जुड़ेगा। तो आज आयुष्मान भारत से जुड़ने वाला है पश्चिम बंगाल और बंगाल का हेल्थ इकोसिस्टम इससे मजबूत होगा क्योंकि गुणवत्ता और किफ़ायती स्वास्थ्य कवर इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के वासियों को मिलेगा। 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा बंगाल। और आपको बता दें कि भारत के अनेक राज्यों में इस समय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है और NHA ने कहा है और NHA और बंगाल सरकार के बीच ये MOU आज होने जा रहा है, जिससे जल्द ही पश्चिम बंगाल के जनता का आयुष्मान कार्ड बनेगा और उसके बाद परिवार के किसी भी सदस्य के आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठाया जा सकता है। नई सरकार के गठन के साथ ही पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। प्रदेश के मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम कर रही है और राज्य में निवेश को लेकर देश विदेश की कंपनियों से बातचीत भी जारी है। अलग अलग कंपनी जिनका जमीन पड़ा हुआ था वो उसका तलाश में आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत सारे नई कंपनी नेशनल इंटरनेशनल बाहर से भी दूसरे देशों से भी संपर्क कर रहे हैं यहाँ आके काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। पार्टी अब सरकार इस मामले में सोच रही है। अभी यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स था, जो प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ था, उसी में ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसी के साथ साथ बड़ा प्रोजेक्ट जैसे अडानी समूह का प्रतिनिधि आए थे वहाँ डीप सी पोर्ट करने के लिए, तो उसका भी शुरू हो गया काम, सब एक साथ चल रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिर एक बार ममता सरकार में महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से करीब 3 लाख पुरुष शामिल हैं जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे।
আর শুনলে অবাক হয়ে যাবেন 3 লক্ষ পুরুষ পাওয়া গেছে যারা লক্ষ্মী ভান্ডার পেতে। তার মধ্যে চিত্তবাবু আছেন শুধু জঙ্গিপুর ব্লকেই 4500 পুরুষ পাওয়া গেছে মুর্শিদাবাদে। কৃষ্ণনগর 2-এ একটা অঞ্চলে পাওয়া গেছে 273 জন। কি ভয়ঙ্কর দুর্নীতি! আপনি হিসাব করে দেখুন এই 30 লক্ষের টাকা বছরে কত হাজার কোটি টাকা হয়, 1,500 করে হিসাব করলে। অতএব আমরা খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা যা করছি এর সুফল আগামী 50 বছর এই রাজ্যে সরকার পাবে। আমরা ডাটা ব্যাংক তৈরি করে নিচ্ছি। আপনি ভাবলে অবাক হবেন, বিধবা ভাতাও পুরুষদের দিয়ে গেছে। এ যেখানে হাত দেওয়া হচ্ছে তো ব্রিगेड প্যারেড ময়दान के जेल बनाते হবে। पश्चिम बंगाल सरकार की डिपोर्टेशन नीति लागू होने के बाद अब तक 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी और कहा कि वर्तमान में राज्य के सभी होल्डिंग सेंटर में अभी भी 836 बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा के 556 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में से 100 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया गया है। সেই আইনে ওদেরকে জেলে না পাঠিয়ে সরাসরি বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভারের আইন ছিল, অন্য রাজ্যে কার্যকর করেছিল। এখানে এদেরকে জামাই আদর করে জেলে পাঠানো হতো। আমাদের ভাত, আমাদের কাপড়, আমাদের ওষুধ খেত, এরা আরামে ভিতরে বসে থাকতো। এবারে একবারে সরাসরি হোল্ডিং স্টেশন বানানো হয়েছে বর্ডারের জেলাগুলিতে। সেখান থেকে এখন অবধি 4,800কে ওপার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন আমার হাতে আছে হোল্ডিং স্টেশনে 836 জন। তাদেরকেও আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়ে পরিয়ে ওদিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। এটা প্রক্রিয়া চলবে, এটা একটা বড় ইস্যু ছিল। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के तहत पर्चा भरने का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद सभी सीटों पर चुनावी बिसात पूरी तरह बिछ जाएगी। इन सभी सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती के बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। 24 सीटों के लिए जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और कर्नाटक शामिल हैं। इन राज्यों से उच्च सदन के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। रिक्त हो रही इन सीटों को भरने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसकी लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा आज, कल और परसों यानी कि 8, 9 और 10 जून अगले 3 दिन तक यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए देश भर के कई राज्यों से अभ्यर्थियों का आना कल से ही शुरू हो गया था। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। हर पाली में लगभग 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। यूपी सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50% की छूट देने का फैसला किया है। जिलों में परीक्षा को लेकर ट्रैफिक प्लान भी जारी किए जा रहे हैं।
परीक्षा आपको बता दें कि योगी सरकार की ये पहल, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शुरू हो चुकी है, 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी और साथ ही जो एडमिट कार्ड दिखाएंगे छात्र, अगर वो बस का सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें 50% का छूट मिलेगी। एडमिट कार्ड दिखाने पर ये छूट मिलेगी और योगी सरकार ने ऐसी कई अहम पहल की है इस परीक्षा से जुड़ी हुई और कई ट्रैफिक प्लान भी जारी किए गए हैं। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर बेहद ही उत्साह दिखाई दिया। परीक्षार्थियों ने उम्मीद जताई है कि यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। पेपर देने आए हैं और बहुत ही मोटिवेट होकर आए हैं। अब देखते हैं पेपर अच्छी तरह से हो जाए, बस यही आशा है हमें। सर अयोध्या में देने आए अमेठी से। ये ML इंटर कॉलेज है अयोध्या में, रिकाबगंज में। कैसी तैयारी है सर? अभी तैयारी तो मेरी ठीक है, इस बार उम्मीद हो जाए। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पिछली बार रह गया था, उसके पहले भी रह गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का है, मेरा फर्स्ट टाइम ये देने आया यहाँ पे गोरखपुर से। तैयारी ठीक ही है, अब पेपर के बाद ही पता चलेगा क्या तैयारी रहा। यूपीपी का अच्छी है सर, अब फिलहाल पेपर अच्छा हो जाए तब ना, गड़बड़ी ना हो। सरकार से तो उम्मीद अब अच्छी होनी चाहिए, हो जाए तो अच्छा है। पिछली बार तो लीक हो गया था, दोबारा हम लोग का हुआ। अब इस बार सरकार से अच्छा उम्मीद है, इस बार लीक ना हो। तैयारी तो ठीक ही है, बस सरकार से उम्मीद है कि जिस तरह से पिछला भर्ती जो भी हुआ है उस तरह से लीक ना हो, बस सरकार इसमें पारदर्शिता बनाए रखे। अगर कहीं भर्ती की लीक की संभावना हो रही है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुद इस पर संज्ञान लें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नई घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने को कहा है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए नीट UG परीक्षा इस साल 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच NTA ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है और पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित है। ईडी आज मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। यह छापेमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB अगरतला क्षेत्रीय इकाई के धन शोधन मामले में की जा रही है। इस मामले में 21 अगस्त 2025 को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े गए थे, जिनमें लगभग 49 किलो मेथमेटफेटामाइन और हेरोइन शामिल थी। जांच में पता चला है कि कुछ तस्कर मिजोरम के चम्फाई और जोखावथर इलाके के रास्ते म्यांमार सीमा से ड्रग्स भारत में ला रहे थे। इसके बाद ये ड्रग्स त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश सीमा के करीब तक पहुंचाई जा रही थी। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध कारोबार से कमाए गए पैसों को बैंक खातों और फर्जी कंपनियों के जरिए छुपाया जा रहा था। अब तक जांच एजेंसियों ने इस मामले में लगभग 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति की पहचान की है। ईडी की टीमें आगे की जांच में जुटी हुई हैं। कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया।
ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों यानी कि सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे यह लगातार चौथा महीना है जब समूह ने उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया है। हालांकि उत्पादन बढ़ाने के इस फैसले के बावजूद वैश्विक तेल बाजार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण कई खाड़ी देश अपनी पूरी क्षमता से तेल निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति को और जटिल तब माना गया जब संयुक्त अरब अमीरात ने लगभग 60 सालों बाद ओपेक से अलग होने का फैसला किया। इससे संगठन की एकजुटता और भविष्य की रणनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने का फैसला बाजार को भरोसे देने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मध्य पूर्व में तनाव कम नहीं होता और हॉर्मूज मार्ग सामान्य नहीं होता, तब तक वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बना रह सकता है। इस बीच आज कच्चे तेल की कीमतों में फिर वृद्धि देखी जा रही है। यूएस क्रूड फ्यूचर्स $2.57 बढ़कर $93.11 प्रति बैरल हो गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $2.67 बढ़कर $95.76 प्रति बैरल हो गया है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बदलते हालातों की वजह से यह बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सीजफायर लागू होने के बावजूद रविवार को बैरूत पर इजरायली अटैक के बाद ईरान ने इसका पलटवार किया, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का और रुख करें तो आज फिलीपींस के दक्षिणी तट के पास शक्तिशाली भूकंप आया। मिली जानकारी के मुताबिक कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 3 व्यक्तियों की मौत हुई है और 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी है, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से कई इमारतें ढह गई हैं, जबकि एक शॉपिंग सेंटर और स्थानीय स्कूल की इमारतों को भी क्षति पहुंची है। भूकंप के इस भीषण झटके के तुरंत बाद फिलीपींस और उसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने और सुनामी के खतरे की पुष्टि की है। फिलीपींस की स्थानीय एजेंसी फिनोलेक्स ने यह अनुमान लगाया है कि तटीय क्षेत्रों में 1 मीटर से भी ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं, जो अगले कई घंटों तक तबाही मचा सकती हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। ईरान ने रविवार रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हमला बैरूत में इजरायली हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने कहा है कि अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान की ओर से ये किया गया इस तरह का पहला हमला है। इस हमले के बाद युद्ध समाप्त होने के मकसद से समझौते के लिए मध्यस्थता के प्रयास और जटिल हो गए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उसने नाजरेत के पास स्थित रमात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जवाबी हमले नहीं करने की अपील करेंगे, क्योंकि मौजूदा तनाव शांति समझौते को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल रविवार को इजरायल ने बैरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इजरायल का कहना है कि उसने यह हमला उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह की फायरिंग के जवाब में किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बैरूत में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के इस हमले के बाद इजरायल ने भी जवाबी हमला करते हुए पश्चिम और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने ईरानी शासन से जुड़े कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे पहले ही अपनी मिसाइलें दाग चुके हैं, अब बहुत हो चुका है। बातचीत की मेज पर लौटें और किसी समझौते पर पहुंचे। ईरान की मिसाइल हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से बात की है।
ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हमलों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपना अपना काम कर लिया। इजराइल ने हमला किया और ईरान ने भी हमला किया। अब हमें किसी और हमले की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वह अभी नेतन्याहू को फ़ोन करने वाले हैं और उनसे जवाब में हमला ना करने के लिए कहेंगे। अल्बानिया की राजधानी तिराना में रविवार को हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर से जुड़ी 1.4 अरब यूरो की लग्जरी रिजॉर्ट परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रोजेक्ट कुशनर की कंपनी एफिनिटी पार्टनर्स द्वारा वियोआसा नाटा संरक्षित क्षेत्र के पास विकसित किया जा रहा है, जहां फ्लेमिंगो और अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यावरण समूहों का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जबकि डेवलपर्स इसे जिम्मेदारी से विकसित करने की बात कर रहे हैं। और अब बात मौसम की। दक्षिण भारत के राज्यों में मानसूनी बारिश ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी के अनुसार कर्नाटक तट और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में व्याप्त निम्न दबाव क्षेत्र में आने वाले तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन के दौरान 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही कर्नाटक में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण बारिश तेज होने के साथ ही तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के स्थानीय केंद्र के अनुसार मंगलवार को भी 5 जिलों दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलुरु और शिवमोगा के लिए रेड अलर्ट लागू रहेगा। और अब खेल की खबरों का रुख करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट का आज तीसरा दिन है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में बिना नुकसान के 4 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन बनाकर आउट हो गई थी और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। पहली पारी में अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। भारत की ओर से पहला टेस्ट खेल रहे मानव सुथार ने 6 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित किए। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम और कांस्य पदक हासिल करने वाली महिला अंडर 18 टीम आज सुबह स्वदेश पहुंची। विजेता टीम जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची तो उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। इस मौके पर हॉकी इंडिया, खिलाड़ियों के परिजन और फैंस ने खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी। अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में जापान के खिलाफ 3 गोल दागने वाले आशीष तानी पूर्ति ने टीम की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं टीम के कोच और पूर्व हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से शिकस्त देकर कांस्य पदक पर अपना नाम किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे टीम हम लोग खेल रहे थे तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे कोच और जो भी मैनेजर थे, स्टाफ सब काफ़ी सारे कोई अच्छे थे और ऐसे टीम हम लोग खेल रहे थे तो और हम लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ। तो हम लोग को देश के लिए खेलना था और हम लोग देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत के लाए। पूरी हॉकी अगर हम देखें इंडिविजुअली एज ए टीम हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हमारा टारगेट यही था कि हमने एक अच्छी हॉकी खेलनी। जो हमने ट्रेनिंग कैंप्स में चीज़ें करी हैं, मिडफील्डर, फॉरवर्ड, डिफेंडर्स को जो बताया था, जो जिनकी टास्क थी तो वही किया। तो जब आप अपनी टास्क 110% एफर्ट करते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपनी फेवर में आता है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराया। ज़्वेरेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत दर्ज की। 29 वर्षीय ज़्वेरेव ने 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल हारने के बाद अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाबी पाई है।
उलान बातार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में भारतीय पहलवानों ने कुल 16 पदक जीते। इनमें 8 स्वर्ण पदक शामिल रहे। भारत ने पुरुषों की और महिलाओं के फ्री स्टाइल वर्ग में 3-3 स्वर्ण पदक जीते। वहीं ग्रीको रोमन रेसलिंग में 2 स्वर्ण जीतने में कामयाबी पाई। रविवार को दिनेश धनखड़ ने 125 किलो भार वर्ग और दीपक ने 61 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीतने में कामयाबी पाई। भारतीय रेडियो के इतिहास में आज की तारीख का विशेष महत्व है। 1936 में इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। यह केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि देश भर की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों को एक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। देखिए भारतीय प्रसारण इतिहास के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। आज के डिजिटल युग में जब समाचार, मनोरंजन और जानकारी हमारी उंगलियों के स्पर्श भर की दूरी पर है, तब यह याद करना रोचक है कि एक दौर ऐसा भी था जब समाचार सुनने, मनोरंजन और देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख माध्यम केवल रेडियो हुआ करता था। भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में 1920 के दशक में हुई। धीरे धीरे रेडियो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने लगा और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। 1 अप्रैल 1930 को भारतीय प्रसारण इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब सरकार द्वारा संचालित इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई। 1930 का दशक भारतीय रेडियो के विस्तार का दौर था। इसी दौरान सरकार ने दिल्ली में एक नए रेडियो स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया। वहीं दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में सितंबर 1935 में एक रेडियो सेवा शुरू हुई, जिसे आकाशवाणी नाम दिया गया। यह नाम बाद के वर्षों में भारतीय रेडियो की पहचान बन गया। इसी समय भारत में प्रसारण व्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा था। भारत के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लायनल फील्डन का मानना था कि रेडियो को ऐसी पहचान मिलनी चाहिए जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं था, यह उस सोच का प्रतीक था जिसमें रेडियो को पूरे भारत की आवाज बनाना था। एक ऐसा माध्यम जो भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों की विविधता को एक सूत्र में पिरो सके। आने वाले दशकों में ऑल इंडिया रेडियो ने सूचना प्रसारण, शिक्षा, संस्कृति और जन जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों ने रेडियो को जनसंचार का एक सशक्त माध्यम बना दिया। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में लोकप्रिय नाम आकाशवाणी मिला। आज भी यह नाम करोड़ों भारतीयों के मन में विश्वसनीयता और जनसेवा का प्रतीक है। 8 जून 1936 भारतीय प्रसारण इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। यह वह दिन था जब भारतीय रेडियो को एक नई पहचान मिली, एक ऐसी पहचान जो आज भी देश की आवाज के रूप में गूंज रही है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का इस्तीफा है। टीएमसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुखेंदु शेखर रॉय राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इंडी ब्लॉक की मीटिंग से पहले कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर में इंडी ब्लॉक की मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में। उससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। सिद्धांतों के कारण इस्तीफा दिया है, ये कहना है सुखेंदु रॉय का। और आपको बता दें कि 2 राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी के राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।